कोई भी प्रोडक्ट आपने लेना है ना, एफएमसीजी कंपनीज में ये काम ज़्यादा पीछे कंपनीज कर रही होती हैं, रिटेलर नहीं काम करता अनटिल अनलेस वो प्राइवेट ब्रांड ना बना रहा हो। उसको तो सीजन स्टार्ट होने से पहले आ जाना चाहिए कि उस टाइम पे अवेलेबिलिटी हो जब ये नीड शुरू भी नहीं हुई। मैं प्रोडक्ट की मर्चेंडाइजिंग और उसकी टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट लेवल्स में क्वालिटी को मेक श्योर करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं है तो कस्टमर दूसरी बार नहीं लेता, क्योंकि उसने एक बार ले लिया, क्योंकि उनके लिए ब्रांड इमेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन पुटिंग द प्रोडक्ट ऑन द कार फॉर शेल्फ। सो आज का जो ये टॉपिक है बेसिक ऑफ रिटेलिंग एंड मर्चेंडाइजिंग, पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि रिटेल और मर्चेंडाइजिंग को किस तरह मिक्स कर दिया जाता है। Definition you can find from 10 different books, 10 different places, 10 or more than 100 people, that what do you mean by retailing? Simple definition is this. दो definitions मैं आपको clear करूँगा और फिर in case if we needed to put it down on a piece of paper कि किस तरीके से हमारे दिमाग में समझा जाता है। सबसे पहले retail कोई भी organization, any organization which we say work in the market, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। मैं ये आपको क्लियर कर दूं। फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन बॉटम लाइन पैसे बनाना, दिस इज क्रैप, सो कॉल्ड एनजीओ। मैं पहले आपको ये बात इसलिए क्लियर कर दूं, every organization has an ostensible objective. Ostensible objective छुपा हुआ ऑब्जेक्टिव जो नजर नहीं आता। एक बिजनेस है, लेन देन किस तरह वो आगे देखते हैं। Where an organization direct sell its products and services to an end consumer and this is for his personal use. Now retail के अंदर दो मॉडल डिफाइन होते हैं, B2C and B2B। B2C का जो मॉडल है वो बिजनेस टू कंज्यूमर, दैट इज एंड यूजर, हमारे जैसे लोग। एक बीच में मॉडल आता है B2B का, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस में बीच में ट्रेडर्स हो सकते हैं, ऑफिस एंड इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, कोई होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैटरर्स हो सकते हैं जो कि फर्दर आगे कंज्यूमर एंड कंज्यूमर को कुछ और तरह देते हैं। खाना, रेस्टोरेंट्स खाना दे देते हैं, सर्विसेज में एम्बियंस आ जाती है, पैकेज आ जाता है। सो दो किस्म के बिजनेस हैं। इस डेफिनेशन के हिसाब से प्रोडक्ट्स, एक बिजनेस है जो कि प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को बेचता है। यहां तक कोई बात ना समझ आई हो, कोई दिमाग में कोई चीज हो? सर एवरीथिंग इज फाइन? सर बिजनेस टू बिजनेस, ये जो आप खाने वाली बात की, ये समझ, चलो ये दोनों में डिफरेंस बता। हम यहाँ बैठे हैं रिटेलिंग में, ठीक है। रिटेल का मॉडल या B2B मोस्टली होता है या B2C होता है। B2C मॉडल पे आप सिर्फ एंड यूज़र को बेचते हैं। आप B2B कर सकते हैं, यू नोबडी इज स्टॉपिंग यू। B2B का मतलब ये है कि आपने कम मार्जिन में वॉल्यूम ज़्यादा ले ली, प्राइस नीचे की, सेल ज़्यादा बढ़ाई और इवेंचुअली कैश वैल्यू बना ली, पैसे, परसेंटेज नहीं, पैसे बनाए। इस केस के अंदर ये काम होता है, इसमें आप पैसे ज़्यादा बनाते हैं। इस केस के अंदर आप होटल्स को दालें बेच रहे हैं, कैटरर्स को बेडशीट्स बेच रहे हैं, रेस्टोरेंट को ऑलिव्स बेच रहे हैं। तो पिज़्ज़ा हट को अगर किसी ने ऑलिव्स बेचे तो उसने तो अपने पिज़्ज़े में डालना है ना, तो उसको बेहतर रेट चाहिए एज कंपेयर टू ही हिमसेल्फ कम फ्रॉम हिज सीट एंड बाय फ्रॉम अस। सो बेहतर नहीं है कि उसको एक बेहतर रेट मिले यहाँ से। ऑफिस सीट्स पे जिन पे आप बैठे हैं, इंडस्ट्री, सैनिटाइजर, थिंक ऑफ एनीथिंग, कि कोई भी चीज़ जो कि आगे से आगे यूज़ हो, उसका इंटरमीडिएट चैनल B2B है। और अगर हम कोई चीज़ लेके आए, कोई शर्ट ले ली, वी बॉट अ पैंट, वी बॉट राइस, वी बॉट कुकिंग ऑयल फॉर अस, सो वो घर के कंजम्पशन के लिए ऊपर इस्तेमाल हुआ ना, दैट इज B2C। बाय डेफिनेशन whenever an organization, be it be a manufacturing or a wholesaler, directly sell to end consumer, it actually is operating in a retail space। अब पिछले कोई 10 साल से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर वर्टिकल इंटीग्रेट होके, वर्टिकल इंटीग्रेट का मतलब पता किसी को?
नहीं, गुड। ये नाम सुने मार्केट में? पहले इनकी फैक्ट्रीज नहीं थी। सफ़ायर की थी क्योंकि वो एक्सपोर्ट करता था। एंडियोर की पहले फैक्ट्री नहीं थी। चाइना से मैन्युफैक्चरर से चीज़ आती थी, पोर्ट पे रिसीव होती थी, स्टोर्स पे शिप हो जाती थी, आप जूते लेके पहन लेते थे। उन्होंने नोट किया ड्यूटीज़ बहुत बढ़ रही हैं, हम तो मर जाएंगे, क्योंकि जूतों के अंदर फॉर इन्फॉर्मेशन 50% प्लस मार्जिन होता है, शायद आप लोगों को पता ना हो। आई वर्कड इन 6 years फॉर शू इंडस्ट्रीज ऑल्सो एंड्योर। आप जो चीज़ 5,000 की लेते हैं वो उनको 2,500 की पड़ती है। ये बात मैं क्लियर कर दूं पहले आपको, ठीक है। उन्होंने कहा यार ये तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती जा रही है, हमारे मार्जिन रिड्यूस हो जाएंगे, तो किस तरह बेचेंगे? हमारी दुकानें लगी हुई हैं, 300 दुकानें पूरे पाकिस्तान में, उनके किराए हैं, मामलात हैं, हाउ डू वी गेट दैट? प्रोडक्ट इज़ 80% ऑफ इट, फिर कस्टमर सर्विस एंड एवरीथिंग साथ पे लाइज ऑन है। जिस तरह हम कहते हैं ना शादी हॉल में खाना सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उसका और खाने का वेरिएशन डिपेंड करता है। मैं आपको लोकल लैंग्वेज में इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट आप रिलेट करें। मैं बुकिश पे कम प्रैक्टिकल ज़्यादा चलता हूँ, 18 साल में मैंने यही किया। अगर एक मैन्युफैक्चरर, इफ ए मैन्युफैक्चरर इज हैविंग हिज ओन शॉप्स डायरेक्टली, इसका मतलब है कि वो रिटेल स्पेस में खुद ही ऑपरेट करना शुरू कर दिया। जिस कंपनीज में हम हैं उनके पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हमने नेस्ले से माल लेना है, यूनिलीवर से माल लेना है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल से माल लेना है, लगा देना है। वी आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स, वी आर रिटेलर्स। बट अगर कोई कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करके रिटेल शॉप्स भी खुद करती है, इसका मतलब है वो खुद ऑपरेट कर रही है रिटेल स्पेस में। बेकरीज भी सेम है, उनका सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट जिसको हम CPU कहते हैं। आप कोई भी एग्जांपल जहां पे आपको लगता है कि बैक एंड और फोर्थ एंड वो खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वही पीछे मैन्युफैक्चरर हैं और वही आगे रिटेलर हैं। एक और बात, उनको मार्जिन ज़्यादा बच रहा होता है क्योंकि उनके पास कंट्रोल बेहतर है। दे हैव अ बेटर कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑफ द प्राइसेस एंड बेटर ऑपरेशनल वैल्यूज ऑल्सो, क्योंकि उनको ही पता है कि अपनी कस्टमर सर्विस को कहाँ इंप्रूव करना है और पीछे प्रोडक्ट की सोर्सिंग में कहाँ इंप्रूवमेंट लेके आनी ताकि हमारी कॉस्ट कम हो सके। कोई बात यहाँ तक ना समझ आई हो? कोई थिंग सर, एवरीथिंग इज फाइन। एक और वे ऑफ रिटेलिंग है, वो देखें। ये बेसिक डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, मैंने आपको एडवांस पहले पढ़ाई ताकि आपको एग्जांपल समझ आए। अब बेसिक देखें। द वर्ड रिटेल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड रिटेलर्स मीनिंग टू कट ऑफ अ पीस और टू ब्रेक बल्क को तोड़ के सीधा करना। रिटेलिंग कैन हेंस बी कंसिडर्ड एज लास्ट स्टेज इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द कंज्यूमर। लेट मी एक्सप्लेन ऑन दिस। आपको जो बात ना समझ आए प्लीज ओपन टू आस्क। बताता हूं। जब मैन्युफैक्चरर खुद ही रिटेलर काम कर रहा होता है ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आए कि हमारी सबसे एंड वाली चीज एंड यूजर है। एंड यूजर को प्रोडक्ट्स दो तरह से आ सकती हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, और यहां आपका रिटेलर बैठा है जो ये काम करता है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर रिटेलर जो मैंने आपको मॉडल अभी बताया, अगर B2C होगा तो वो चीज़ सबको तोड़ के सिंगल मॉडल पे बेचेगा। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड एंड इफ यू सी के प्रोडक्ट्स अगर बल्क में बेचे जा रहे होंगे तो वो B2B को बेच रहे होंगे, बट इवेंचुअली वो एंड यूजर के लिए। एग्जाम्पल देना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, फाइन। आप जब वहाँ से सफ़र करते हैं, आप
मुझे एक एक करके ज़रा दिमाग में अपना जोर डाल के बताइएगा, उस सफ़र में क्या क्या मिलता है आपको? सबसे पहले चलो गुड, टिकट। टिकट टेंजिबल वैल्यू की होती है, मतलब ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो गया उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर एक और प्रोडक्ट होगा, बताइए। फूड, फूड भी टेंजिबल है, ठीक है, वो भी इसमें पाक करते हैं। और जी सर्विस, उसके बाद जी एंटरटेनमेंट भी सर्विस में ही आ गई जी। और जी एंटरटेनमेंट में आ गई, और वो मीरा वाला सफरिंग भी, कि हम सफ़र भी कर रहे होते हैं ना। तो बेसिकली आपका सर्विस पैकेज में, ध्यान से समझनी है बात, ये सर्विस पैकेज डिफाइन करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज को मिला के। प्रोडक्ट थोड़े हो सकते हैं, सर्विस ज़्यादा हो सकती है, या सर्विस थोड़ी हो सकती है, प्रोडक्ट ज़्यादा हो सकता है। ध्यान से इसको किसी रेस्टोरेंट पे डालें, रेस्टोरेंट का एम्बियंस, बैठने की जगह, ओवरऑल इन्वायरमेंट, फूड, सर्विसेज, फाइन। सो वट एवर यू थिंक ऑफ रिटेल, थिंक ऑफ डेवलपिंग इट ऑन द एंड यूजर लेवल, कि वो कहाँ बैठ के सोचेगा कि मेरे एंड यूजर, मतलब मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। वट एवर द रीजन आर, द प्रोडक्ट हैज टू सेल। अब प्रोडक्ट की सिलेक्शन, वो सारी चीज़ें, मैं अभी उधर नहीं आ रहा, मैं आपको बेसिक क्लियर कर रहा हूं कि इस तरह हम बड़ा सिंपल देते हैं ना यार, वो फट्टे पे लगा के माल बेच रहा है, तो वो फट्टे वाला भी एक रिटेलर का काम कर रहा है, बट हाउ दैट थिंग सर्कुलेट्स इनटू योर माइंड, कि वो कर क्या रहा है, क्या वो एंड यूजर को ऑप्ट कर रहा है? इफ ही इज चूजिंग द एंड यूजर, देन द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, वेयर एवर ही इज गेटिंग द गुड्स, वो होलसेलर से उठा के आ रहा होगा या मैन्युफैक्चरर से उठा के आ रहा होगा, और फिर आगे एंड यूजर को बेच रहा है। अब मैं मार्जिन की स्टोरीज अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं अभी, दैट दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेलिंग। वेयर एवर यू गो, दुनिया की किसी जगह पे भी चले जाएं, मेरी मोर देन 30 कंट्रीज पे मैंने रिटेलिंग सीखी भी है, की भी है। सो कॉन्सेप्ट इज ऑल ओवर सेम। अब ऑनलाइन ये सारी चीजें, ये आगे की बात है, पहले मैं बेसिक क्लियर कर लूं, यहां तक कोई चीज किसी को ना समझ में आई हो। सर ये जो वर्टिकल इंटीग्रेशन के बारे में पाकिस्तान में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? जितनी कंपनीज जो मैन्युफैक्चर भी खुद हैं और रिटेलर भी खुद हैं, वो वर्टिकल इंटीग्रेट कर रही हैं। सर लाइक अभी मैंने आपको 5 एग्जांपल दी। कोई भी आप जस्ट आप सोचो कोई भी चीज़ सोचो जो खुद ही मैन्युफैक्चर कर रही है। जितनी बेकरीज हैं ये सब इसमें आती हैं। कोक भी ऐसी, पेप्सी कोक के आगे स्टोर्स नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है ना। वो आगे, अगर वो पेप्सी के मुझे रिटेल शॉप्स मिलते हैं, आप उसको रिटेल शॉप्स मत समझेंगे, पान खोके वालों पे उनकी ब्रांडिंग हुई है, सो दैट्स नॉट देयर रिटेल शॉप्स, दैट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। नहीं, वो B2C में आएगा। B2B में वो आएगा कि बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन किसी ने ली हुई है, वो उन सबको सर्व कर रहा है। B2C में आएगा, B2C में आएगा। आम बंदा जाके वहाँ कोक पी लेता है ना, पेप्सी पी लेता है, सो B2C चैनल्स हैं। इसके बीच में एक इंटरमीडिएट है, क्योंकि पेप्सी कोक डायरेक्टली सिर्फ बड़ी चेन्स के साथ ही डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, अदरवाइज उनके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। जितने भी हमारे पे बड़ी रिटेल चेन्स हैं यहाँ, इम्तियाज़, कारफोर, मेट्रो, बड़ी रिटेल चेन्स हैं जिनकी मोर देन 10-15 स्टोर्स हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, उस पर कंपनीज डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उन पर डायरेक्ट वो जिस मर्जी डिस्ट्रीब्यूटर से माल दें, लेकिन कंपनीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि इनके साथ, जिस तरह अगर मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, उस कंपनी की इंटरनेशनल चेन भी, दुनिया में पेप्सी अवेलेबल है, दुनिया में कोक अवेलेबल है, सो उनके वहां भी सबके साथ लाइजॉन है। लेकिन अगर एक पान वाला पेप्सी कंपनी जाएगा, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि उसकी वॉल्यूम्स ही नहीं है कि वो उठा सकते हैं। यहाँ पे तो वॉल्यूम्स पे बात होगी ना कि भाई आपने कितना माल उठाना है, उसके ऊपर आपको सारी चीज़ें, ट्रेड मार्केटिंग, पैसे कैसे किस तरह कर रहे हैं, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन अभी बेसिक्स क्लियर हुई आपको? कोई चीज़ सर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन को कम से कम वैल्यू मिलती है। मैं बताता हूँ।
पहले मैं वर्टिकल दोबारा थोड़ा सा क्लियर करूं। मैन्युफैक्चरर, एंड यूज़र, रिटेलर, ये सब चीज़ें आपने खुद कंट्रोल की। सर ये वर्टिकल इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस के अंदर इन चीज़ों में आपने डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू कर दी, डाइवर्सिफिकेशन, बट वो यहाँ से कनेक्टेड नहीं होगा। शोर शॉर्ट एग्जांपल देते हैं, मल्टीपल बिजनेस यूनिट शुरू कर दिए, ठीक है, आप ही की एग्जांपल पकड़ते हैं गवर्नमेंट ने, बट वो उसने अपनी लाइन को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया और यहाँ से इंटीग्रेट शुरू किया, जिसके अंदर मोड ऑफ बिजनेस फर्क हो जाएगा। ये रिटेल है, यहाँ पे सिनेमा आ गया, यहाँ पे फर्निशिंग आ गया, यहाँ पे केटरिंग आ गया, बट इट्स नॉट रेकमेंडेड या इट्स नॉट 100% कि वो बैक पे जाके मैन्युफैक्चरिंग से लिंक कर रहा है कि नहीं, क्योंकि फर्निशिंग तो लिंक नहीं ना कर रहा होगा, केटरिंग लिंक कर सकता है। इसको आप हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये इसको दूसरे एंड पे इस एंगल से भी समझते हैं कि दिस कॉन्सेप्ट इज गिविंग अ न्यू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस का खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ये अपने प्रॉफिट लॉस का खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। सो 100% मैन्युफैक्चरिंग से उसको सपोर्ट मिले कि ना मिले, इट डिपेंड्स। ठीक है जी, यहाँ तक कोई बात? इसको सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोई लिंक नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। उसका रीज़न ये है, ये थोड़ा साफ कीजिएगा, उसका रीज़न ये है कि अगर हो भी सकता है फिर वो कैटरिंग वाले सर्विसेज में उनको इस्तेमाल कर लें, नहीं कह सकते इस चीज़ को। अगर मैन्युफैक्चरिंग सर उसके साथ ना रिलेट करे फिर खुद वो रिटेल, देखें वो एक सेपरेट बिजनेस यूनिट बन गया, अब वो अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स का खुद रिस्पॉन्सिबल है, वो जहाँ मर्जी से करता है, दैट्स अ सेपरेट मैटर, ठीक है ना। इसमें प्रोडक्ट लाइन को भी कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन सर, कि अगर एक लाइन कर रहा है वो, उसके साथ उसने एक और लाइन शुरू कर दी है, वो हॉरिजॉन्टल बैंडविड्थ को बढ़ा रहा है। वर्टिकल बैंडविड्थ और होती है, हॉरिजॉन्टल बैंडविड्थ और होती है। उसने मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन शुरू कर दी है तो वो हॉरिजॉन्टल बैंडविड्थ को इंक्रीज करना शुरू कर देगा। असॉर्टमेंट में एक को डेप्थ कहते हैं, एक को विड्थ कहते हैं, वो आती ही बात मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब आगे चलें ज़रा, इसकी फिलॉसफी क्या है इस कॉन्सेप्ट की। लोगों के लिए, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों में ही घूमना है इसने, लोगों में ही घूमना है। ये बातें शायद आपको ऊपर से नहीं पता चलेंगी, बट व्हेन यू प्रोब इनटू दीज थिंग्स तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। रिटेलिंग इन्वॉल्व्स सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस टू कंज्यूमर फॉर देयर इंडिविजुअल और फैमिली यूज। बार बार मैं एंड यूजर की बात कर रहा हूँ, बार बार, क्योंकि B2C ही बेसिकली रिटेलिंग का काम है, लेकिन चैनल अगर डिफाइन कर दिया जाए B2B तो मामला क्लियर है। एज फाइनल लिंक बिटवीन कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स आर द वाइटल पार्ट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। कनेक्टेड है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, ये रिटेलर्स हैं, ये कंज्यूमर्स हैं। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, किसी ने बिजनेस शुरू करना है, वो कहता है जी मैं यहाँ से नहीं वहाँ से जाके सोर्स करके आऊँगा। वो क्यों कहता है, कभी सोचा इस पे आपको? मार्जिन्स और सस्ता पड़ेगा, वेरी गुड, और वैरायटी भी, क्वालिटी, वैरायटी, कन्वीनियंस, और वेरी गुड, पैसे निकॉल्व हो गए। और यहाँ से एक बंदा कहता है कि जी मैंने अपना काम शुरू करना है, लेकिन मुझे यहाँ से ख़रीद के मैं आगे किसको बेचूँ? वो जो सबको बेच रहा है, ABC 100% आवाम के लिए ओपन है, वो इट्स ओपन टू 100% पब्लिक। सो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ मी बाइंग फ्रॉम दिस चैनल? फिर वो यहाँ अप्रोच करता है इस चैनल को एस्केप करके। लेकिन जिस तरह दुनिया में सारे लोग बिजनेस नहीं कर सकते, इसलिए सारे लोग नौकरी भी नहीं कर सकते, सारे लोग सर्विसेज भी नहीं दे सकते, सारे लोग रेस्टोरेंट भी नहीं चला सकते। सो ऑलवेज एंड यूज़र का चंक हमेशा ज़्यादा रहेगा, तो उनको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा अपनी ज़रूरियत अशिया, दैट इज़ बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग, इन ऑर्डर टू गेट एट, दे नीड टू गो टू द प्लेस वेयर दे नीड द प्रोडक्ट्स। रिटेलिंग के अंदर बड़ा रिटेलर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो एक अलग बात है, बट आप नोटिस करें किसी का मसल बड़ा है तो वो बाय ज़्यादा कर सकता है। इसके अंदर एक और चैनल आता है डिस्ट्रीब्यूटर का, और लेकिन वो भी मैन्युफैक्चरर खुद ही क्रिएट करता है रिटेल को सर्व करने के लिए।
उसका रीज़न ये है कि कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली नहीं काम करना चाहता, वो कहता है बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला हो, मैं उसको 1-2% दे दूंगा और वो आगे से आगे देता रहे। आई डोंट वांट टू गेट इनटू हैसल ऑफ डिलीवरीज एंड स्टफ एंड लाइक दैट। सो वो खुद क्रिएट करता है, बट उसके माइंड में ये क्लियर होता है कि प्रोडक्ट की एक्चुअल बाइंग प्राइस और यहाँ आके सेलिंग प्राइस क्या लग रही होगी, ये मैं क्लियर कर दूं आपको। क्योंकि जब आप नोटिस करें वो कहते हैं पेप्सी 50 रुपये सस्ती या 5 रुपये कम या 10 रुपये कम, कुकिंग लीटर 20 रुपये पर लीटर कम, तो मैन्युफैक्चरर को एग्जैक्टली पता होता है कि वहाँ पे जाके कितने एसपी पे लिखेगा, तो वो अपनी कॉस्टिंग उसी तरह वर्कआउट कर रहा होता है और उसने बीच के मार्जिन्स को कैलकुलेट करना होता है कि यहाँ पे 2% देना पड़ेगा, इसने भी 10% रखना है। मैं कमोडिटी की बात कर रहा हूँ। तो अगर आज एग्जाम्पल 3200 की डालडा 1/5 लीटर है, इसमें से 10% इसने ले लिया, 2% या 3% इसने ले लिया, लॉजिस्टिक्स भी इसमें डलेगा, तो कंपनी को कितना में पड़ रहा, और कंपनी भी विदाउट प्रॉफिट काम नहीं करेगी और हमें कितना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इसने वॉल्यूम्स पे काम करना होता है, सो ये लेस ऑपरेशनल मार्जिन्स पे काम करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने बल्क में बनाना होता है। अगर ये ज़्यादा पैसे कमाने लग जाएं तो फिर मसला हो जाएगा ना, फिर तो वहाँ तक जाते जाते जो प्राइस जाएगी इट्स टोटली आउट ऑफ द बॉक्स। जब आपकी चीज़ बिकेगी नहीं तो ख़रीदने का फ़ायदा क्या, और बनाने की ज़रूरत ही नहीं। फिर तो चीज़ को बनाया तब जाता है जब नीड को आगे से देखा जाए। आप नोटिस करें 80% ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो हम 80-20 का रूल सिंपल मार्केटिंग का पढ़ते हैं, वो नीड आइडेंटिफिकेशन पे होता है। वाई? प्रोडक्ट की नीड को गेज कर लिया, अगर उसके लेने वाले ज़्यादा हैं सो दूसरे साइड पे बनाने वाला भी ज़्यादा होंगे और कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। अगर उस मार्केट नीश मार्केटिंग पे है, लैम्बोर्गिनी हर बंदे गाड़ी नहीं खरीद सकता कि उसकी अमाउंटिंग वैल्यू मोर देन $10,000 है। सो उसके बनाने वाले भी कम हैं एंड ऑन द सेकेंड हैंड उसके खरीदने वाले भी कम हैं, और वो इस तरह नॉर्मल रिटेलिंग पे जॉब नहीं जाएंगे, उनके लिए सर्विसेज फ़र्क होगी बिकॉज दे आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू गेट वन प्रोडक्ट। कोई यहाँ तक कन्फ्यूजन हो? सर समझ में आ रहा है कि ऊपर से सब? सर एक ये मार्केटिंग का एक रूल है 80/20, ये सर अच्छा बेटा। इन सब को कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं? मैं बताऊं 80-20 का रूल का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो? जैसे सेल का 80% कस्टमर 80% ये कहता है कि 80% जो सेल है और 20% कस्टमर दे रहे होते हैं और 20% सेल 80% कस्टमर। ये बेसिकली मासिस का रूल है कि आपकी, इसको हम कहते हैं कोर रेंज। समझाते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दाल कौन सी है? मैं आपको सिंपल चीज़ें समझाऊंगा बेसिक घूम के, ठीक है। जिस रिटेलर के पास दाल चाना ही नहीं है तो वो 80% पब्लिक को मिस कर गया। और कॉन्सेप्ट क्या बना इनके पास? तो स्टॉक ही नहीं होता यार, इनके पास बेसिक चीज़ें नहीं है, क्या ज़रूरत है जाने की? या जिस रिटेलर ने आज का रेट एग्जांपल है 230 है, जिस रिटेलर ने 250 से ऊपर अनटिल उसकी क्वालिटी A++ है, मतलब हम 300-350 की बेच रहे हैं या 400 की बेच रहे हैं, कस्टमर 400 की भी ले जाएगा, लेकिन वो ये देखेगा कि फ़र्क क्या है दोनों में, क्या सॉर्टिंग ग्रेडिंग ठीक हुई हुई है, प्रोडक्ट बेहतर है, तो 400 की भी खरीदेगा, बट वो खरीदने वाले बहुत कम होंगे। 80% वही खरीदेंगे जो 230 से 250 के दरमियान है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इन्होंने बीच में क्वेश्चन कर लिया था, आई थॉट सर कोई चीज़ ऑल ओके? ओके नहीं जी। अब मर्चेंडाइजिंग का क्या पार्ट बीच में अदा होता है? इसके अंदर ये बेसिकली प्रोडक्ट ही है, बट प्रोडक्ट कैसे लेके आना है। आप जो रिटेल के एंड पे प्रोडक्ट्स देखते हैं वो कैसे आते हैं, उसकी प्लानिंग
उनकी बाइंग, उनकी सेलिंग, इन तीन को मिला के मर्चेंडाइजिंग कहा जाता है, और उनको लगाने को प्लेसमेंट, जिसको विजुअल मर्चेंडाइजिंग कहा जाता है। ये बेसिक 3 पिलर हैं मर्चेंडाइजिंग के नाम के ऊपर। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इस तरह प्लानिंग से बेहतर पहले फोरकास्टिंग हो रही होती है, उससे पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन हो रही होती है। अब ये 2-3 तरीके से मुख्तलिफ विंग पे होती है। मैं आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। एनालिसिस, प्लानिंग, एक्विजिशन, हैंडलिंग, कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट, लिक्विडेशन। एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं ताकि आपका मामला क्लियर हो। मैं फूड और नॉन फूड दोनों को लेके चलूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो और समझने में क्लियर हो कि मर्चेंडाइजिंग 2 पार्ट में किस तरह प्ले पार्ट हो सकती है। पहले नॉन फूड को लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसानी हो, क्योंकि मेजर डोमिनेटिंग पब्लिक इज टेक्सटाइल, सो क्लोथिंग को पकड़ते हैं। क्लोथिंग के अंदर समर और विंटर 2 सीजन होते हैं, राइट। आपको ये थोड़ा क्लियर कर दूं कि फैशन ब्रांड्स में जब समर हो रहा होता है तो विंटर की प्लानिंग हो रही होती है, और जब विंटर चल रहा होता है तो समर की प्लानिंग हो रही होती है। 6 महीने एडवांस चलते हैं वो। एक वेबसाइट है जिसमें दुनिया के टॉप ट्रेंड WSGN हर 1 से 1.5 साल आगे दुनिया किस तरफ जाने की तरफ आ रही है, लोगों का कंज्यूमर बिहेवियर किस तरफ है, वो आपको वो वेबसाइट बताती है, जिससे लोग अपने मूड, इसे कहते हैं ना, फैशन की दुनिया में ये हो रहा है तो वो हो रहा है तो ऐसे है, ये कलर्स आने वाले हैं, वो यहाँ से आपको डिटेक्शन होती है। और भी बहुत साइट है लेकिन ये कॉमन नोन साइट है। एक कंपनी है दुनिया में रीनोन, डेमन आपको 1 साल की कमोडिटी की वर्किंग करके देती है कि कॉफ़ी किस जगह से बेहतरीन सोर्स हो सकती है। अगर हमने चीनी दुनिया में कहाँ बेहतर है, मैं दुनिया के पाकिस्तान को मैं ज़रा साइड पे कर रहा हूँ, आप हब बड़े पिक्चर पे हैं, क्योंकि आप अगर जब इंटरनेशनल रिटेलिंग की तरफ जाएंगे तो आपको ये पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें इधर ही बन जाती हैं। दुबई में कोई चीज़ नहीं बनती, बहुत कम, तो वो सब कुछ इंपोर्ट करते हैं। तो जब सब कुछ इंपोर्ट करना है तो बेहतरीन सोर्स की तरफ जाना पड़ेगा ना। फूड के अंदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG कहते हैं नॉर्मली। इसके अंदर 4 कैटेगरीज डिफाइन होती हैं: टेक्सटाइल्स, लाइट हाउस होल्ड, जिसको हम हाउसवेयर भी कहते हैं, हाउस होल्ड भी कहते हैं, हैवी हाउस होल्ड, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं। क्लोथिंग के अंदर सबसे पहले फैशन डिजाइनर्स, ये सारे लोग वर्कआउट करते हैं, यार हमने कितने रंग के पैटर्न्स करने हैं, कितने कलर्स की वर्किंग करनी है, और क्या कोर रेंज होगा, व्हाट आर द कोर रेंज ऑफ आवर्स। तो उसकी फोरकास्टिंग, बजटिंग, हमारे फ्लोर पे क्या बिकता है, पुराना ट्रेंड भी देखा जाता है और आने वाला ट्रेंड भी देखा जाता है। क्लोथिंग इज अ स्पेसिफिकली रिस्किंग थिंग, फंस जाए तो फंस जाएगा, निकल जाएगा तो निकल जाएगा। इसलिए आप नोटिस करें जब नई रेंज आती है तो वो फुल प्राइस पे होती है। फुल प्राइस इज प्रोडक्ट, मैं आपको ये बात बार हाँ क्लियर कर रहा हूँ, 2.5। अगर 7 रुपए की प्रोडक्ट है तो 2.5 से मल्टीप्लाई करें, उतने पैसे दे के आप खरीद रहे होते हैं। ये शायद आप लोगों को क्लियर नहीं होगा इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। जो भी नॉन फूड की चीज़ आप बड़े ब्रांड से खरीद रहे हैं, वो जो रिटेल उस पर प्राइस लगी हुई है वो 2.5 से मल्टीप्लाई होके ही लगी हुई है। उनके कॉस्ट लॉजिस्टिक्स के बहुत ज़्यादा है, उनकी कॉस्ट वेयर हाउसिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, दूसरा रिटेल एक्सपेंसेस उनके ज़्यादा हैं, और उस प्रोडक्ट में साइजेस रुक जाते हैं। जूतों में 42 सबसे ज़्यादा बिकता है, 8 नंबर, क्योंकि हमारी एवरेज हाइट और पाँव का साइज़ 8 है, तो 45 नंबर वाला, मतलब मेरे साइज़ वाला बंदा जिसका 6 फुट से ऊपर, वो पेयर ही कम बनाते हैं। दूसरे साइड पे शलवार कमीज़
दुपट्टे ये साइज़ वो उनके अपने हिसाब से वो लोग मैनेज कर रहे होते हैं, खासकर स्टिच्ड में। अनस्टिच का प्रॉब्लम नहीं है, स्टिच का प्रॉब्लम है। सो उन लोगों ने जब आपको 25% भी ऑफ देना है ना, या 50% भी, तो वो अपनी कॉस्ट रिकवर करके जाएंगे। ये मैं आपको बात क्लियर कर दूं। तो हम बड़े खुश होकर आते हैं सेल में माल लेके आए, वो कॉस्ट रिकवर कर लेंगे अपनी, लेकिन क्योंकि उनने कमाया नहीं होगा उसके ऊपर, इसलिए आप नोटिस करें 50% फ्लैट कुछ ही टाइम के लिए लगता है। नाउ वी आर मूविंग टू लाइट हाउस होल्ड एंड हैवी हाउस होल्ड। इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कंपनीज अपनी R&D शुरू करती है। मैं इसमें एक कंपनी का नाम बताता हूँ, रीबॉक जूतों की कंपनी है। रीबॉक अपनी कोई भी आने वाली प्रोडक्ट 1.5 साल पहले R&D शुरू करती है, 1.5 year before they start to work. Adidas, Reebok, these are international brands. वो 1.5 से 2 साल पहले अपने R&D डिपार्टमेंट में शुरू हो जाते हैं कि हमने क्या बनाना है। सोनी अब यहाँ पे कम नज़र आता है बट अभी इंटरनेशनली अवेलेबल है। सोनी जब नया मॉडल आता है वो उसमें नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं कि इसमें ये क्या नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, उसको हमने इम्प्रूवमेंट कैसे देना है। जितने भी जापानीज साइंटिस्ट हैं, मैं इसलिए आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ कि दैट इज इनटू माय एक्सपीरियंस सिंस लास्ट 20 ईयर्स। हाउस होल्ड जब आप देखते हैं कि कंटेनर जिसे हम कहते हैं स्टोरेज बॉक्सेस, पहले माइक्रोवेव ओवन नहीं होते थे, अब होते हैं। हम कहते थे ना बड़ा आसान है माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर लें जी, तो बिफोर 10 ईयर्स बैक कोई भी प्लास्टिक एडिबल नहीं होता था। अब एक नया प्लास्टिक जन्म ले रहा है बायोडिग्रेडेबल, कि वो ख़राब भी हो जाए तो फिर दोबारा ठीक हो जाता है। जूतों के अंदर ऐसी सोल्स आ रही हैं जो कि दोबारा रिसाइकल हो जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। लेकिन रिटेलिंग के ऊपर उसका क्या असर होता है, वो उसको महंगा करके बेचते हैं। इसलिए हश पब्लिस की जो चीज़ आती है वो लोग 15,000 20,000 पे बेचते हैं कि जी ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे पास है। लेकिन जब वो नहीं बिकता तो इट गोज टू बैक टू 50%। लेकिन उसकी रेशो कितनी है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आपका कोई भी प्रोडक्ट ना अनटिल उसकी डिज़ाइन हर चीज़ हिट कर जाए वो 100% बिक जाती है। अगर नहीं बिकेगा तो 25% से 30% तक बिकेगा। फिर आप उसको 25% लगाते हैं, फिर वो 30 से 40% बिकता है, 20 से 30% रह जाता है जो 50% पे बिकता है। ये रिटेलर्स का मैक्सिमम कोशिश होती है इस परसेंटेज को कम कर दें और ऊपर वाली परसेंटेज को बढ़ा दें। इसलिए वो डिज़ाइनिंग पे डिज़ाइनर्स जो काम कर रही होती हैं वो ज़्यादा एफर्ट मारते हैं। वाई? दे नीड नॉट टू कम इनटू द थर्ड ब्रैकेट, क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट ले रहे होंगे, मार्जिन्स गए। मार्जिन्स आएंगे तो सबकी सैलरीज और हर चीज़ चलेंगी, बिजनेस चलेगा और उसको भी कुछ बचेगा मैन्युफैक्चरर को। अगर हर चीज़ 50% फ्लैट पे बेचना है सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इतनी फैंसी दुकानें की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, एम्पोरियम के सफ़ायर की कोई रेंट बता सकता है? एम्पोरियम मॉल में सफ़ायर की शॉप है, उसका रेंट कितना होगा? जस्ट और कोई बेहतर नंबर सर? 35 और बेहतर 7 मिलियन पर मंथ, 70 लाख रुपया किराया है सिर्फ। तो वो प्रॉफिटेबल है? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। खाड़ी जितना पैकेजेस मॉल में जो आपने जगह देखी उसकी, वो परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ सेल ऑफ बिजनेस पे काम करते हैं कि जितनी सेल होगा उसका 2 से 3% के दरमियान आपको जाएगा। जब बिजनेस एज रेंट, जब बिजनेस ग्रो करता है ना तो इतनी वैल्यू रेंट देना तकलीफ हो जाती है, तो सेल पे कन्वर्जन हो जाती है। जितने भी बड़े रिटेलर स्टोर्स हैं ना, कारफोर, इम्तियाज, मेट्रो, हाँ नहीं वो इसलिए नहीं, वो 7.2 मिलियन फिक्स्ड है, ठीक है। वो परसेंटेज ऑफ सेल पे आपको रेंट देंगे। सेल क्यों? ये एक नया मेथड आया हुआ है, पहले नहीं होता था, पहले रेंट फिक्स्ड ही होता था। लेकिन जैसे जैसे रिसेशन आता गया और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती गई, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने से रेंट देना मुश्किल हो गया। तो वो कहते हैं भाई जितनी सेल है उसका ले लो परसेंटेज, फाइन। उनको भी समझ में आता है क्योंकि परफेक्ट ब्रांड्स हैं। परसेंटेज फिक्स होती है? नहीं, वेरी करती रहती है। हर साल का कॉन्ट्रैक्ट या अगले 3 साल का 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट फ़र्क होता है। सो कोई भी प्रोडक्ट आपने लेना है ना, FMCG कंपनीज में ये काम ज़्यादा पीछे कंपनीज कर रही होती हैं, रिटेलर नहीं काम करता अनटिल वो प्राइवेट ब्रांड ना बना रहा हो।
जिस फील्ड में मैं हूँ, प्राइवेट ब्रांड कंपनी के अपने ब्रांड होते हैं, उसके अंदर उनको बुल्स आई पे शॉट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पिट गए तो गले में आ जाएगा। प्राइवेट ब्रांड क्यों बनाए जाते हैं? प्राइवेट ब्रांड इसलिए बनाए जाते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा जनरेट करें आम बिजनेस से, और सेलिंग प्राइस लीडर से कम रखी जाए, ताकि कस्टमर के लिए पिकिंग के लिए आसानी हो और कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो। इट्स अ टफ जॉब। एफएमसीजी कंपनीज में R&D का काम ज़्यादा एफएमसीजी कंपनी करती है। टेक्सटाइल, हाउसवेयर, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये दो कंपनीज के अंदर बायर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो मर्चेंडाइज जो प्रोडक्ट लेके आता है उसमें उसकी एनालिसिस क्या कह रही होती है। एनालिसिस में मार्केटिंग रीड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी प्लानिंग क्या कहती है, वो कब प्रोडक्ट को एक्विजिशन करेगा। अगर कंबल गर्मियों में डाल दिए गए तो क्या दिमाग चला, उसको तो सीजन स्टार्ट होने से पहले आ जाना चाहिए कि उस टाइम पे अवेलेबिलिटी हो जब ये नीड शुरू भी नहीं हुई। तो उसने 1 महीने पहले अगर लेट सपोज पहले प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया सारे कलर्स और हर चीज़ के साथ, तो उसने सीजन कैप्चर कोशिश की। मैं मार्केटिंग की भी कोई बात नहीं कर रहा इसमें कि व्हाट आर द मार्केटिंग टैक्टिक्स दैट अट्रैक्ट्स कस्टमर टू कम इनटू द स्टोर, मैं उसकी भी कोई बात नहीं कर रहा। मैं प्रोडक्ट की मर्चेंडाइजिंग और उसकी टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। उसकी हैंडलिंग स्टोर लेवल पे कैसे होती है आपने नोटिस किया होगा। जी सर, अगर आपने जब आप प्राइवेट लेवल में कोई भी चीज़ आप डालते हैं ना, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है कि एफएमसीजी के लिए होता है वो अपनी रेंज पूरी 100% दें, लेकिन उस रेंज में से कितना % बिकता है ये प्राइवेट लेवल को देखना बहुत ज़रूरी होता है। कि रिटेल चैनल पे लेट सपोज मैं एक एग्जांपल चलें, ये ब्रांड सुना होगा सबने, हार्पिक। हार्पिक का 500 ml सबसे ज़्यादा बिकता है। सो प्राइवेट लेवल में पहली प्रायोरिटी होगी 500 ml, क्योंकि टोटल सेल का 65% 500 ml है। इसका मतलब कि कस्टमर एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे कहते हैं ना लेडीज़ या घर गृहस्थी, 500 ml में कन्वीनियंट है। हाँ, आप क्या चेरी एंड टॉप कर सकते हैं, 500 ml की जगह 750 ml दे दें, प्राइस 500 ml से भी नीचे कर दें। बस समझ में आई आपको। अगर 500 ml की प्राइस वो 450 रुपए में बेच रहा है, आपने 270 रुपए में लगा दिया, तो एक बार कस्टमर सोचेगा जरूर कि यार फर्क बहुत है, फिर वो इस्तेमाल करेगा, फिर क्वालिटी की बात आएगी। प्राइवेट लेवल्स में क्वालिटी को मेक श्योर करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं है तो कस्टमर दूसरी बार नहीं लेता, क्योंकि उसने एक बार ले लिया, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया। अब लेकिन जब वो ये देखता है कि यार मैंने 270 × 270 मैंने 1 लीटर 530 में लिया और वहाँ आधा लीटर 450 में, तो कहेगा यार काम तो वही करना है। लोग प्राइवेट लेवल पे इतना मार्केट तो नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे होते? बिल्कुल कर रहे होते। मेट्रो पे जाएं तो वो मेट्रो में जाएं तो प्राइवेट लेवल भरा पड़ा है। लेकिन उनका आमतौर मीडिया में नहीं कभी देखा। देखिए मैं बताता हूँ, प्राइवेट लेवल को पे मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट कम की जाती है। उसका रीज़न ये है कि प्राइवेट लेवल को स्टोर में जगह ज़्यादा दी जाती है और इवेंचुअली प्राइवेट लेवल से कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो रही होती है। अगर आप नेस्ले से जूसेस ले रहे होंगे, एग्जैक्ट एग्जांपल, नेस्ले का मार्जिन क्या होगा रिटेलर्स के लिए जूस बेचने का? 7 to 10%। और अगर आपने कोई प्राइवेट लेवल में जूस अच्छा डेवलप कर लिया और वो आपको 15-20% दे रहा है, तो आप कहेंगे नेस्ले ना ही भी काम करता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं प्राइवेट लेवल बनवा रहा हूँ ना जहाँ से बनवा रहा हूँ। कस्टमर को अच्छा जूस चाहिए। नेस्ले अपना सारा मार्जिन मार्केटिंग पे लगाता है और अपने पास रखता है, क्योंकि वो मार्केट लीडर है तो मोनोपोली उसके हाथ में रहती है। दूसरे एंड पे आप उनका गला ट्विस्ट कर सकते हैं वाया प्राइवेट लेवल कि भाई मुझे ये प्रॉफिटेबिलिटी मेरे प्राइवेट लेवल मिल रही है, मुझे कुछ बेहतर करके दो अगर मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। एक और बात, वट एवर योर नीड ऑफ गेटिंग देम ऑन टू द फ्लोर ऑफ योर बोर्ड, उनकी नीड आपसे ज़्यादा है, क्योंकि वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं। अगर वो पूरे दुनिया में कारफोर से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में नहीं कर रहे तो बाहर से डंडा आ जाएगा उनको
कि क्या प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो पा रहे आप लोगों के, नेगोशिएशन नहीं हो पा रही, डू इट। क्योंकि उनके लिए ब्रांड इमेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन पुटिंग द प्रोडक्ट ऑन द कारफोर शेल्फ, क्योंकि उन्होंने 10 जगह दिखाना है कि भाई हमारा माल यहाँ पड़ा हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। प्राइवेट लेबल इज द की फॉर लॉन्गर टर्म ऑफ कंपनी सर्वाइवल। एक और बात, जो प्राइस इमेज आप प्राइवेट लेबल में बिल्ड कर सकते हैं, वो प्राइस इमेज आप नॉर्मल नहीं बिल्ड कर सकते, क्योंकि कंट्रोल नहीं रहता। सप्लायर अपनी प्राइस देता है, आप अपना मार्जिन डालते हैं और लगा देते हैं। यहाँ पे तो आपको खुद सोर्सिंग करनी है। सो यू गो बैक टू बेसिक्स और जाके ढूंढते हैं ऐसे ऐसे लोग जो कि नॉर्मल इंटरेस्टेड नहीं होते काम करने में, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग करने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो आप उनको सर्व करवाते हैं अपनी इस जगह पे और अपने पैरामीटर्स पे माल बनवाते हैं। सो वट एवर द कैटेगरी इज, वट एवर इट इज वेदर क्लोथिंग, लाइट हाउस होल्ड, हैवी हाउस होल्ड, खाने पीने की अशिया, फ्रेश, इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है फ्रेश, गोश्त, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। उसके अंदर भी आप नोटिस करें कि सॉर्टेड फ्रूट्स महंगे बिकेंगे एज कम्पेयर टू नॉन सॉर्टेड, क्योंकि आपने एनर्जी उस पर लगाई ना, तो आप उस पर पैसे बना सकते हैं और कस्टमर खुशी से देखे जाता है, बट नॉन सॉर्टेड पे नहीं देगा। लेकिन रिटेलिंग में एक फ़ायदा होता है कि माल सारा लगा होता है, आप खुद जाके पिक एंड चूज़ कर सकते हैं, रेडी वाले के साथ नहीं कर सकते। सो अगर 10 रुपये ज़्यादा भी देने पड़ रहे होते हैं तो कस्टमर के माइंड में होता है यार मुझे कोई आगे ये तो नहीं कहेगा नहीं जी इधर से नहीं उठाना, यहाँ से उठाना है। इट्स ओपन फॉर एवरीवन। हाँ, उसका नुकसान रिटेलर का क्या होता है, जब आखिरी टाइम रहता है तो उसके पास सिर्फ वो चीज़ें रहती हैं जो उसको वेस्ट करनी पड़ती हैं, सो दैट गोज इनटू बिग पार्ट ऑफ देयर श्रिंकेजेस। सो मर्चेंडाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट एनालिसिस, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे लिक्विडेट होगा, उस पर कंपनी की इन्वेस्टमेंट कितनी है और वो इन्वेस्टमेंट कब निकल के वापस आएगा। दो तरीके से कंपनी की इन्वेस्टमेंट होती है। एक, आपने क्रेडिट लिया लेट सपोज सप्लायर से 45 दिन का, प्रोडक्ट 65 दिन के लिए पड़ा रहा आपके पास, नहीं बिका, और आपने पेमेंट कर दी है 45 दिन बाद। सो 20 डेज आपने कंपनी की इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट की है। 65 दिन के बाद जितने दिन वो आगे बिकता पड़ा रहेगा, कंपनी का पैसा उस पर इन्वेस्ट होता रहेगा। सो बेहतरीन वर्किंग ये होती है कि वट एवर यू इन्वेस्ट फ्रॉम द कंपनी, अगर सप्लायर से आपको क्रेडिट उसके अंदर निकल जाए तो बहुत बेहतर है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ स्टॉक डेज ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस, और आप सप्लायर के पैसों से खेल रहे हैं। रिटेलर यही काम करता है, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया होता है अपने अपने पूरा सेटअप पे, उसने इन्वेस्ट किया हुआ है अपनी वेयर हाउसिंग पे, अपनी लॉजिस्टिक्स पे। सो जब मैन्युफैक्चरर से चीज़ रिटेलर के पास आएगी, रिटेलर उस पर पैसे बनाएगा, और अगर जल्दी निकल जाता है माल और सप्लायर आपको ज़्यादा क्रेडिट दे रहा है तो आपका विन विन है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, कभी चीज़ फंस भी जाती है। ये देखें चैनल जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। दूसरे साइड पे एक ये रिटेलिंग का कॉन्सेप्ट है कि नीड्स एंड वांट्स, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, वैल्यू ड्रिवन, गोल ओरिएंटेशन। एडिड वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपने कुछ ज़हन में है आप लोगों को कि एडिड वैल्यू क्या है? एडिड वैल्यू प्रोडक्ट के साथ कोई ना कोई वैल्यू ऐड की जाए उसमें, लाइक कोई प्रोडक्ट जैसे किसी कुकिंग ये जो मसाला जात के जब मिश्री के साथ मसाले के पैकेट दे देते हैं। नहीं, वो क्रॉस मर्चेंडाइजिंग है, वो क्रॉस है कि उसके साथ वो फ्री। रिलेटेड कह रहे हैं आप, रिलेटेड वैल्यू एडिशन किसी चीज़ की कहते हैं। लेट्स से आपने लूज आइटम वाइज पैकिंग ऐड कर दी, नाउ हियर कम्स, फॉर एग्जांपल एक केक है, केक के साथ उससे रिलेटेड आप चीजों को ऐड कर सकते हैं। क्या मैं ये तो पूछ रहा हूँ। हाँ, बेलूनीज आपकी आ जाती हैं, ये चीजें ऐड कर सकते हैं। वैल्यू ड्रिवन का मतलब होता है अगर आपने एग्जिस्टिंग अपनी प्रोडक्ट पे, एग्जांपल देते हैं, गुड़ के ऊपर हल्का सा वर्क लगा दें सिल्वर रंग का, तो आपने वैल्यू एडिशन कर दी। और रॉ प्रोडक्ट पड़ा उसको आपने पैक कर दिया, वैल्यू एडिशन कर दी। प्लेन फैब्रिक है उसको स्टिच कर दिया, वैल्यू एडिशन हो गई। सो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को मद्देनजर रखना, कौन से एफर्ट्स लग रहे हैं ताकि आपकी एफिशिएंसी बेहतर हो सके, क्या उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड हुई भी है कि नहीं हुई। ज़रूरी नहीं होती हर प्रोडक्ट पे वैल्यू ऐड करना, इट्स नॉट नेसेसरी टू ऐड वैल्यू ऑन एवरी प्रोडक्ट।
अगर चीनी ने रॉ बिकना है, जिसने पैक लेनी पैक ले लेगा, नहीं तो जिसको 2 किलो चीनी चाहिए वो हाथ से भी डाल लेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि मैंने पैक लेना कि यार 10 रुपये पर पैक मुझे पैक मिल रहा है, ठीक है, या मुझे थोड़ी सी एफर्ट मारनी है और मैं करके इस तरह ले लूँ। और आपका गोल क्या है एज अ रिटेलर? आप होलसेलर हैं, आप रिटेलर हैं, आप खुद ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, आप वेयर हाउसिंग करना चाहते हैं, आपका क्या अपना गोल है? वो आपकी स्ट्रेटजी के साथ मैच करना चाहिए। वॉलमार्ट की स्ट्रेटजी बिल्कुल टेस्को से फ़र्क है। मेट्रो B2B बेचता है, कारफोर एंड इम्तियाज इज B2C। सो आपकी जो रिटेल कॉन्सेप्ट है ना, विद रिस्पेक्ट टू आपकी स्ट्रेटजी के साथ सिंक होना चाहिए। ना तो फिर आप 3 में रह जाएंगे, ना 13 में रहेंगे, बिकॉज यू आर नॉट क्लियर व्हाट यू नीड टू डू। एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को पता है कि मैंने यार ज़्यादा माल लेके थोड़े वॉल्यूम पैसों पे बेचना है ताकि मेरा माल निकल जाए। आप बात समझ रहे हैं मेरी? कोई चीज़ जो ना ऊपर से जा रही हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो ऊपर से जा रही हो। सर ये वैल्यू एडेड कोट के ऊपर यहाँ से 4 लाइनें लगी होती हैं खूबसूरत सी, दैट्स वैल्यू एडिशन। आप कोई भी चीज़ को नॉर्मल वे के बाद ऐड ऑन करते हैं। 2 टोन का जूता होता है, इसका मतलब आपने 2 पॉलिशेस उसके ऊपर ऐड ऑन की। स्पाइसेस हैं, ओपन भी हैं, उनको पैक में कर दें तो एक वैल्यू एडिशन होगी। क्या पैकिंग एक वैल्यू एडिशन हुई? हाँ, अब इसमें मजीद वैल्यू एडिशन क्या है? ऑर्गेनिक। आप कहें जी हमने बिल्कुल इस पे सारे टेस्ट हुए हुए हैं सब कुछ हुआ हुआ है। प्राइवेट लेवल की मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जब स्पाइसेस प्राइवेट लेवल में पैक होती है उस पर सारे किस्म से टेस्ट किए जाते हैं। एडल्ट्रेशन, मिलावट तो नहीं हुई। वो थर्ड पार्टी के जो पैसे होते हैं वो प्राइवेट लेवल में इन्वर्ट किए जाते हैं ताकि कस्टमर को ये चीज़ का कल टेंशन ना हो कि यार इसमें मिक्सिंग होगी, क्योंकि रिटेलर ने अपना नाम लिख दिया उसके ऊपर कि ये प्रोडक्ट मेरी है। देन ही और शी हैज़ टू, द कंपनी हैज़ टू प्रिवेल। वो कल केस कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट में जाके, जी मैं आपके खाने की वजह से प्रॉब्लम में आ गया। आपके टाइम उस टाइम के पास रिपोर्ट्स होंगे एग्रीगेट लैब में, तो आप बचत हो जाएगी आपकी कि भाई देखें मैंने तो लैब से आपके पाकिस्तान स्टैंडर्ड के सामने मैच करके इसकी वेरिफिकेशंस करवाई हुई हैं, सो मेरी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम नहीं हुआ। देयर वेयर द कंपनीज हैव क्वालिटी, गुड क्वालिटी कंट्रोल्स ऑन द प्राइवेट लेवल। अब आप एक चीज़ देखें कि हमने सिर्फ एक डॉल बेचनी है बच्चों की, कैसे ऐड वैल्यू होता है? The value of the product and services increase as retailer performs function. Doll developed at the manufacturer. Doll is developed in several styles. Doll is offered in convenient location in quantities of 1. Doll is featured on floor display. Doll can be bought on credit and cash. अस्करी स्टोर कैश पे माल बेचेंगे, क्रेडिट पे नहीं बेचेंगे। सो कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन नहीं होगी। जो कस्टमर क्रेडिट कार्ड पे माल लेने पे कन्वीनियंट है, जो प्लास्टिक मनी, उसके लिए वो स्टोर ठीक नहीं है। वो कहेगा यार तो यहाँ पे यहाँ कार्ड ही नहीं चलता, तो ब्रेक ही नहीं लगाएगा अपनी गाड़ी की। सिंपल कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसके लिए वो वैल्यू एडिशन आपने खींच ली ना, स्टोर से खींच ली। आखिरी पॉइंट, आपने डिस्प्ले ही नहीं अच्छे दिए, डॉल क्या जो मर्जी लगा ले, तो आपने डिस्प्ले की वैल्यू एडिशन खींच ली प्रोडक्ट में से, आम कैटेगरी में लगा दिया, आम शेल्फ में लगा हुआ है, कोई सेकेंडरी डिस्प्ले नहीं दिया हुआ। जब सेकेंडरी डिस्प्ले नहीं है, इसका मतलब यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन फीचरिंग दैट प्रोडक्ट टू द कस्टमर। हर टाइम हर प्रोडक्ट सेकेंडरी डिस्प्ले में नहीं आ सकता, बट जब किड्स का फेस्टिवल है तब भी डॉल नहीं लगेगी सेकेंडरी, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड ही नहीं है उसको फ्लोर पे वैल्यू एडिशन देने के लिए। पीछे चलते हैं, कितने स्टाइल, कितनी क्वांटिटीज, कैसे ऑफरिंग हो रही है, उससे पीछे चलते हैं। मैन्युफैक्चरर ने अगर सोचा ही नहीं कि यार इस टाइम पे बारबी का ट्रेंड है तो मैंने बारबी बनानी है, तो उसने इस चीज कस्टमर की नीड को देखा ही नहीं। सो वैल्यू एडिशन किसी भी चीज को ऊपर की तरफ ले जाती है। खाने पीने की और एग्जांपल देते हैं। स्मूथी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था स्मूथी का अगर आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले। 70 में ब्रांड आया था
14 years. आप सिर्फ 5 years पीछे चले जाएं, ऐसे ब्रांड सोचें जो थे ही नहीं और अब वो बिजनेस कर रहे हैं। एक छोटी सी वेबसाइट है जो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस करती है कपड़ों का, और जो बनी ही सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर है। एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर। उन्होंने नोटिस किया यार हम लोग पागल हैं ब्रांड इंटरनेशनल के लिए, तो जो लेफ्ट ओवर बचता है उसको एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर करके निकालना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड्स की ही शुरू की, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड्स इस मामले पर सख्ती करते हैं कि आप उन्हीं के नाम से बेच रहे हो, सो लेबल काट देते थे। अब उन्होंने उसी का रेप्लिका अपने ब्रांड में बना दिया, पोलो रेप्लिका, और अपनी वेबसाइट पे देना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने कस्टमर बेस सेट की, कस्टमर बेस बन गई, उसके बाद तो जितना भी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट था उन्होंने वेबसाइट ही उसी पे बना दी और अपना बिजनेस ही शुरू कर दिया। और जो एग्जिस्टिंग वो लोग काम करते थे फैसलाबाद में, उसी के वेयर हाउसेस पहले इस्तेमाल किए, और अब जो एग्जिस्टिंग काम करते हैं उसके वेयर हाउसेस कम है और ELO के वेयर हाउसेस ज़्यादा है। सिर्फ आइडिया सर। ये तो एग्जांपल्स है ना जो कि ब्रांड दोज वर परफॉर्मिंग इन द मार्केट। जी जी। अगर एक ऐसी मार्केट है जहां पे वैल्यूएशन जो है कस्टमर को रेजिस्टेंस मिलती है, लाइक एग्जांपल दें। किसी भी डेवलपिंग नेशन में ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर सप्लाई चेन का मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता मार्केट में, तो क्वालिटी कंट्रोल जो ये वो जरूरी नहीं होंगे। सर रिटेलर के लिए सप्लाई चेन का मॉडल, चाहे रिटेलर या मैन्युफैक्चरर, जी किसी भी बिजनेस की मेजर कोर है ही सप्लाई चेन। अगर है ही नहीं, सप्लाई चेन एग्जिस्ट नहीं करता मार्केट, सप्लाई चेन अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी नहीं रहती, अवेलेबिलिटी नहीं रहती। सिंपल सी बात है। आज की एग्जांपल देते हैं, चलें दूर नहीं करते। इस टाइम इंपोर्ट्स के सुयर इशूज़ हैं पाकिस्तान के, तो LEDs इंपोर्ट नहीं हो रही। तो आज जो LEDs आपके पास पड़ी हैं वो 3-4 महीने पहले आई थी और उनके रेट्स पहले से डबल ही ट्रिपल हो गए हैं। उसका रीज़न ये है कि डिमांड और सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि सप्लाई चेन पीछे से है लेकिन हमारे मुल्क में पैसे नहीं है जिसकी वजह से वो अंदर आ सके। जब कोविड में सप्लाई चेन के सीरियस इशू हुए क्योंकि हमने पास नहीं जाना, तो आप नोटिस करें कि 4 गुना ज़्यादा कंटेनर के रेट्स के लॉजिस्टिक्स बढ़ गए, और आज भी वो चीज़ें परटेन कर रही हैं। लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन इज़ दी कोर मॉडल जिससे रिटेलर काम कर सकता है, नहीं तो रिटेलर भी मर जाएगा। सर तो ये मैं पूछना चाह रहा था, जब ग्लोबल रिसेशन आया हुआ है, रिटेलर ने नॉन फूड से पैसा भी बनाना है, फिर सप्लाई चेन की भी इशू, ये मार्केट इस तरह की मार्केट कितना सर्वाइव करेगी? देखें दुनिया के अंदर ना जो ये रिटेलर की जो मार्केट है ना, ये बहुत मुश्किल है। मैं पहले बता दूं आपको, शायद मैं बहुत अच्छा इस टाइम देख रहा हूँ पढ़ाते हुए या बताते हुए, क्योंकि मैंने 7-8 साल UMT में पढ़ाया और ओके, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो लोग पीछे कारफोर के या जितने भी लोग पीछे बैक एंड पे बैठते हैं ना, उनकी ज़िंदगियाँ सुकून में नहीं होती, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड प्राइस। सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इट्स नॉट वेरी इजी अनटिल अनलेस कंपनी अच्छी ना हो। पीछे कंपनी अच्छी है ना, आपको नॉलेज के लिए यूनिलीवर और PNG इस टाइम प्रॉब्लम्स में है। नेस्ले के जूसेस बहुत शॉर्ट हो रहे हैं क्योंकि रॉ मटेरियल्स ही नहीं आ रहे। क्या होगा बिजनेस? देखिए नहीं, जो कंट्रीज इंपोर्ट बेस्ड है और उनमें जो प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती है ना, उसमें लोकल, हमारी जो प्रॉब्लम मुल्क की है ना वो ये है कि हमने लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडी को डेवलप ही नहीं किया, और इंडिया ने बहुत अच्छा डेवलप किया। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारी नीयत सही नहीं ना है। सॉरी बट हमारी नीयत सही नहीं है। हम लोगों ने अपनी लोकल मार्केट को डेवलप करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, आई वाज इन एंड्योर फॉर लास्ट 6 years बिफोर जॉइनिंग कारफोर, तो उन लोगों ने ये चीज़ रीड की कि हम लोगों को तो जूता बाहर से इम्पोर्ट करना महंगा पड़ता जाएगा, 40% तक ड्यूटी होगी, अब वो भी ख़त्म हो गया इम्पोर्ट होना, तो मटीरियल्स पे आ गए थे। तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग अपनी शुरू की और साथ अपने जितने भी जूतों के लास्ट हैं वो मंगवाना शुरू किए, मोल्ड्स मंगवाना शुरू किए कि हम इधर ही बनाते हैं, हमारे और सर्वाइवल नहीं अगर हमने ये 350 दुकानें चलानी है तो जो जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो रीड अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं ना लोकल अडेप्टेबिलिटी के साथ से, अगर उन्होंने यहाँ बिजनेस करना है, दे विल
श्योरली इन 1 or 2 ईयर आपको मार्केट से आउट हो जाएंगे। मार्केट बहुत रूथलेस होती है, पर रीजन आउट हो जाता है, पूरा रीजन नहीं मारा होता। सर पूरा रीजन नहीं, पूरा कंट्री पे नोकिया कंपनी बंद हो गई क्योंकि वो चेंज नहीं होना चाह रही थी। कोडेक बंद होगी क्योंकि वो चेंज नहीं होना चाह रही थी। जो कंपनी आजकल के हालात में अगर अपने आप को चेंज नहीं करेगी या न्यू वे ऑफ अर्निंग सोर्सेज नहीं निकालेगी, वो बंद हो जाएगी, जो भी हो। अगर आप इस चीज़ को भी देखें तो आपका पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ में इसका बैकएंड है ही सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स। जहाँ सप्लाई चेन नहीं, वहाँ काम ही नहीं हो सकता। आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा आपकी मेन रिटेल के ऊपर। लेकिन ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को उससे मैं इसलिए मिक्स नहीं ना करता कि वो एक इंटायरली प्रोडक्ट बेस्ड के ऊपर एक चीज़ है और वो कॉन्सेप्ट इंटायरली फ़र्क है। क्योंकि जाहिर बात है चीज़ लेके जाने वाला, अगर आप सोचें आपने घर में चीज़ लेके जानी है, आपके पास सॉरी टू से पाँव ही नहीं है, तो आप वो घर ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं, आप दुकान में नहीं जा सकते। सो दैट इज़ द रीज़न, अगर आप नोटिस करें कि जितने भी ऑनलाइन लोग आए वो बिजनेस कोविड में क्यों बढ़ा, जिस सिंपल कॉन्सेप्ट है वो इसलिए बढ़ा दैट एट दैट मोमेंट यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द हाउस। सो व्हाट इज द बेस्ट वे, गेट द प्रोडक्ट एट योर फुट स्टेप्स। और उसमें भी वो लोग रिस्क लेके आते थे ना, मास्क एवरीथिंग एंड स्टफ, बट दैट बिजनेस ग्रो बाय 30-40 इवन 200% बढ़ गया। और अब एक कंपनी, उन पे कंपनीज रजिस्टर्स बन गई पूरी जो कहीं से सामने से नहीं होती। अमेजोन चलता ही इस पे, यहाँ से चीज़ लेके वहाँ ले दें। लेकिन जो फिजिकल रिटेलर्स हैं उनको ये इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि एनर्जी प्रॉब्लम्स हैं, एनर्जी बढ़ गए हमारे मुल्क में। उन लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहना इट्स अ टफ जॉब, इट्स अ वेरी टफ जॉब, वेरी टफ जॉब। दूसरा एक्सपेंशन नहीं करेंगे तब भी फंस जाते हैं। सो आपकी कोई भी रिटेल स्ट्रैटेजी के अंदर कस्टमर सर्विस इज दी इम्पॉर्टेंट। अल-फतेह में महंगी चीज़ भी आराम से ले जाते हैं क्योंकि एक बंदे ट्रॉली के पीछे, एक मैडम के पीछे एक बंदा लग जाएगा, जी मैडम क्या चाहिए, वो ला दूं, क्योंकि उसकी कस्टमर सर्विस टॉप लाइन पे है। बट हर कोई अल-फतेह नहीं बन सकेगा। असॉर्टमेंट, उनके पास मेकअप सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ग्रे चैनल पे सबसे ज़्यादा हाथ उनका पड़ता है। एथिकल कंपनीज ग्रे चैनल्स पे हाथ नहीं डाल सकती क्योंकि उन्होंने टैक्सेस पूरे देने हैं। ये चीज़ बड़ी कंपनीज में ज़्यादा होगी, उनके पास पावर होती है अच्छे तरीके से डिस्प्लेस बनाने की क्योंकि उनके पास खुले जगह होती है। जो छोटी जगह होगी उसमें डिस्प्लेस इफेक्टिव कम से कम बनेंगे, बट क्योंकि उसके अंडर भी अगर मल्टीनेशनल इन्वॉल्व हैं तो वो अपने फिक्सचर्स इस तरह बनवाएंगे ताकि प्रोडक्ट के दिखने की पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी हो जाए। अगर आपने प्राइसिंग महंगी रखी हुई है तो आपका कॉन्सेप्ट कस्टमर पे क्लियर हो जाएगा कि ये लोग तो महंगे हैं भाई। अगर महंगे हैं, एक दुबई में एक आउटलेट है स्पिनीज के नाम से, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा स्पिनीज पे, वो उनका फ्रेश, मेरे ख्याल से मैंने ना यूके में ना इस्तांबुल में, मैंने दुनिया में इतना अच्छा फ्रेश कितना देखा जो स्पिनीज का देखा। महंगा है लेकिन आप एंटर होते हैं आपका दिल करता है ये खरीद लूँ मैं। प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव बट सॉर्टेड, ग्रेडेड, टॉप ऑफ द लाइन। इंपोर्ट है बट टॉप ऑफ द लाइन, आपका दिल करता है मैं यहां से फ्रूट खरीद लूं। इतना साफ और तरीके से रखा होता है। आप अपने आप को मार्केट कैसे कर रहे हैं और कहां हैं। अगर आप कराची में नहीं हैं तो आप कराची की पब्लिक भूल जाएं। आप कराची में 2 स्टोर के साथ भी इतना मजा नहीं कर सकते जितना आपको, कराची इतना बड़ा शहर है, जितना बड़ा शहर है उसकी उतनी पब्लिक स्कैटर्ड होगी। जितना छोटा शहर है उसकी पब्लिक कम होगी, आपकी लेस नंबर ऑफ लोकेशंस भी वर्कआउट हो जाएंगी। अगर हम इसको आगे लेके चलें तो जो मैंने मर्चेंडाइजिंग पे एक बात आपको बताई थी, जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो यहाँ एक बहुत सिंपल सा जो दिखता है वो बिकता है। कारपेट का बेसिकली कारपेट इंडस्ट्री का ये असूल है, लेकिन वो लगेगा सब पे। ये एक अलग मेथड है, इज मेथड टू मैनेज। मतलब मैं आपको विजुअल मर्चेंडाइजिंग पे 10 लेक्चर्स भी दे सकता हूँ क्योंकि विजुअल मर्चेंडाइजिंग इज द वे हाउ आपने पैसा कैसे निकलवाना है। कस्टमर की जेब से पैसा निकलवाना, विजुअल मर्चेंडाइजिंग नहीं आ रही तो कस्टमर की जेब से आप पैसा नहीं निकलवा सकते। इसका बहुत बड़ा फीडबैक फैशन इंडस्ट्री पे है, लेकिन फैशन के साथ FMCG भी उतना ही पार्ट अदा करता है।
इसके लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर तक बने हुए हैं, कैटमैन, ये वो, स्पेस मैनेजमेंट, कि आपको किन एसक्यू पे कितना कितना एसक्यूज कैसे लगाना चाहिए और उसकी आई लेवल पे होना चाहिए, कौन सा क्या होना चाहिए, यूसेस किस तरह लगनी चाहिए, ब्लैक कैसे होना चाहिए, कलर वाइज करें, सॉर्ट वाइज करें, इस पर पूरा काम होता है। मैं पंजाबी में बात कर लगा हूँ, दगड़दूस सिस्टम से विजुअल मर्चेंडाइजिंग नहीं कर सकते, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। अगर आपने ऑब्नॉक्शियस हैप-हैज़र्ड वे से चीज़ें लगा दी हैं तो थोड़ी देर बाद कस्टमर खुद ही फेंड हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी गया हुआ था, डे वन में मेरी ट्रेनिंग थी, मैं वहाँ पे कारफोर विजिट कर रहा था, रमज़ान था। आप मर्चेंडाइजिंग का लेवल देखें, ह्यूज, इसे कहते हैं दबा के माल लगाना। बिकता है नहीं बिकता मैं उसको छोड़ दूं, जब आप एंटर होते हैं, लुक एट द प्रोडक्ट, कहाँ तक वो रेज्ड है। ये तो बड़े मॉल हैं, जैसे छोटी शॉप है वो तो अलाउ ही नहीं करता ना कि आप पिक एंड चूज करें। छोटी शॉप्स कौन सी? हाँ सर, मतलब वही कहते हैं, कोई किसी को मोबाइल एक्सेसरी की शॉप है, फिर छोटा किराना स्टोर है, वो तो ऐसे कस्टमर को अलाउ ही नहीं करता कि आप वो तो उसको ऐसा, तो उनकी रिटेलिंग उसी तरह की है ना भाई, उनकी रिटेलिंग उसी तरह की है। मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, मास मतलब जो मेजर रिटेलर्स दुनिया में कर रहे होते हैं, वो एक छोटा सा, देखें एक छोटी सी शॉप लेके कोई बंदा बैठा है, उसके अपने रूल हैं काम करने में, उसने मेजर दुनिया में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। न्यू स्टार्टअप है, कोई भी बंदा यहाँ से हम जाना चाहते हैं, हम तो छोटे लेवल से शुरू करें। बिल्कुल छोटे लेवल से शुरू करेंगे, डिपेंड करता है आपकी सोच क्या है उस प्रोडक्ट को करने की। आप ये देखें कि छोटे स्टोर जी थे 7-Eleven, उन्होंने अपने आप को बड़ा कर लिया। ये इम्तियाज सेठ साहब हैदराबाद में एक दुकान पे बैठते थे मक्खियों वाली, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, और आज 80 स्टोर से ज़्यादा स्टोर है। वो इस कमरे से भी छोटी दुकान थी। अगर सोच बड़ी है ना काम करने की, तो छोटे से भी बड़े हो सकते हैं। अगर सोच ही नहीं है ना कि हाँ ठीक है यार मैंने इधर ही रहना है, मेरा बस शुक्र अल्लाह का हो गया, तो अल्लाह का तो शुक्र होता ही है हर चीज़ के अंदर। लेकिन अगर आपने अपने आप को ग्रो नहीं करना तो कोई नहीं आपको ग्रो कर सकता। इट्स यू एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपको पैसे बच रहे हैं, आपको अपनी रीच ब्रांचेस बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब 4 गुना ग्रो करोगे ना तो पैसे भी 4 गुना ग्रो कर जाएंगे। अपनी लोकेशंस जितनी ज़्यादा बढ़ाते हैं उससे फ़ायदा आपको होता है। कभी कभी गलती भी हो जाती है कि यार यहाँ तो कस्टमर नहीं आ रहा, इवेंचुअली बंद भी करना पड़ता है, बट उसके जो केसेस हैं वो लेस हैं, अनटिलनेस आपका ब्रांड इस तरह सफ़र ना कर जाए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी घटिया थी, आपकी सर्विस इतनी फारग थी, आपके कंट्रोल्स ही नहीं थे, आपकी सप्लाई चेन फारग थी, आपकी डीलिंग अच्छी नहीं थी, तो वो तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव है ना। सो अगर आप इस चीज़ को देखें, आप लेवल देख रहे हैं, ये मैं आपको लोकल एग्जांपल देता हूं। ये हमारे स्टोर में लगा हुआ है, 170 रुपये। जॉनसन की फिनाइल 270 रुपये पहुंच गई है, 270, 290 रुपये, 160-70 रुपये में इफ़ यू सी अ प्रोडक्ट। एक बार कस्टमर की जो घर वाली थी, देखें कितनी सस्ता लगा हुआ है, और लगाने का तरीका देखें। इंपॉर्टेंस इज क्या, वाई एरियल पुट अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस एंड स्टफ, वाई they even give extra money to the retailers to have advertising like that, shelf rents and stuff, ताकि वो अपनी ब्रांड की, अगर 500 या 600 रुपए का 1 किलो एरियल है ना, बेसिकली उनको कॉस्ट 170 रुपए से ज़्यादा नहीं करता। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो ट्रेड मार्केटिंग के बजट निकल आएंगे ना। एक चीज़ को 600 रुपए में बेचना है आपने, आपको 200 रुपए में पड़ रही है, दे दें वसीम अकरम को पैसा, कोई मसला नहीं, दे दें होर्डिंग पे पैसा, उन्होंने प्रोडक्शन कितनी लाइन करनी है। 170 से 200 रुपए से ज़्यादा प्रोडक्ट महंगा नहीं है, एंड स्टिल ऑन दैट यू गेट टू अर्न ऑल्सो। तो CP गेट्स एन अर्निंग ऑल्सो ऑन दैट अर्निंग, अलॉन्ग विद दैट दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑन 600 रुपीज MRP ऑफ द प्रोडक्ट, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। सो आप यहाँ से समझें कि उनके ट्रेड मार्केटिंग के बजट, होर्डिंग के पैसे, ATL एक्टिविटीज, हाउ दे आर मैनेजिंग, और कस्टमर 600 रुपये में लेके जा रहा है। आपको बात समझ में आ रही कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स आई एम टॉकिंग ऑन द थिंग्स।
देखें, डालडा, रूह अफ़ज़ा, रोज़ पेटल, इतना डिस्प्ले लगाने के लिए रोज़ पेटल ने कितने पैसे दिए होंगे? प्रोडक्ट 270 रुपये का भी नहीं है, 230 रुपये का भी नहीं है, लेकिन क्या छोटा रिटेलर इतना माल खरीदेगा? वो कहेगा ये तो मेरी साल की भी मैं बेच नहीं सकता, अगलों ने एक हफ्ते में बेच के परे मारना। सो कम, जिस तरह हमारे लोकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि एक्सपोर्ट को बेहतर रखें क्योंकि एक्सपोर्ट में डॉलर्स मिलते हैं, इस तरह लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंपॉर्टेंस ये होता है कि बेहतर कस्टमर से काम करें, खेचल कम करें। स्टिल उनके लिए लेट सपोज ये इंपॉर्टेंट होगा, छोटे स्टोर्स के लिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर रखे हुए हैं, दे आर नॉट एंगेजिंग देमसेल्फ। वो कहते हैं क्या हम लोग चूरन तो बेच नहीं सकते, या डिस्ट्रीब्यूटर को वो खुद ही कर लें। सो दैट इज द रीजन कंपनीज एंगेज डायरेक्टली। बस आज आई एम डन विद दिस, और आई एम होपफुल कि आपको कुछ समझ में आया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेलिंग एंड वर्किंग, एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जी जी, लाइट्स ऑन कर दें प्लीज जी। कोई क्वेश्चन, एनीथिंग इन बैक ऑफ योर माइंड? सर मर्चेंडाइजिंग की जो सिंपल डेफिनेशन है हम करें, सिर्फ इसका डिस्प्ले या नहीं, वो विजुअल मर्चेंडाइजिंग है। मर्चेंडाइजिंग में प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की सोर्सिंग बैकएंड से क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, किस मोड पे किया जा रहा है, विजुअल तो एंड पे आता है, वो तो आ गया। प्रोडक्ट इज इन योर पॉकेट, इन योर स्पेस। अब उसको लगाना कैसे है वो एक अलग तरीका है, वो तो बेचने के लिए करना है ना, लेकिन बनवाया क्यों? प्रोडक्ट मर्चेंडाइजिंग, मर्चेंडाइजिंग प्रोडक्ट की होती है, तो प्रोडक्ट की सोर्सिंग, प्रोडक्ट को क्यों सोर्स किया गया। अगर एक आई लेट्स कैंडी लाइटिंग जो चॉकलेट लेके आई है, उसने कहा जी मैंने रखवाना है, आप कहेंगे ठीक है 20 लाख रुपए दे दो मैं रख देता हूँ, ठीक है रख दे, क्योंकि उसने सिर्फ कारफोर पे नहीं रखना होगा, मेट्रो पे नहीं रखना होगा, इम्तियाज पे नहीं रखना होगा, उसने हर छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को वाया डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचाना होगा, तो उसने अपनी रीच बढ़ानी है, वो 20 लाख रुपए भी दे देगा, क्या फर्क पड़ता है। उसने ट्रेड मार्केटिंग भी करनी है, उसने बोर्ड्स भी लगवाने हैं, तो फॉर दैट आप इतना नहीं सोचेंगे, बिकॉज नहीं बिकेगा आप उठा के वापस कर देंगे। जब आपने खुद बनवाना है देन यू विल थिंक। और कंपनीज अगर नहीं बिकता ना तो कंपनीज पीछे से सपोर्ट देने के लिए आ जाती हैं। प्राइवेट लेवल का माल है तो ऑनलाइन स्टोर में ज़्यादा बिकता है या रिटेल? नहीं, रिटेल पे ज़्यादा बिकेगा। ऑनलाइन डिपेंड करता है कि आपने ऑनलाइन, अगर कंपनी आपकी ऑनलाइन बेस्ड है तो फिर ऑनलाइन पे बिकेगा, लेकिन कंपनी अगर आपकी रिटेल एंड ऑनलाइन है ना तो हमेशा फिजिकल लोकेशन के ऊपर 70% सेल होती है और 30% ऑनलाइन होती है। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ये वेरी कर सकता है मुल्क से मुल्क, रिटेल टू रिटेल। पाकिस्तान में तकरीबन 20% प्लस ऑनलाइन चल रहा है जिनके पास ऑनलाइन कॉन्सेप्ट है। अब जब वॉलमार्ट में शुरू हुआ था ऑनलाइन तो उन्होंने टारगेट किया था कि हम मोर देन 35% सेल्स अपनी ऑनलाइन लेके जाएंगे, और इस टाइम पे वो लोग 38% क्रॉस कर चुके हैं। सर ये हर इंडस्ट्री का मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट होता है? नहीं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर रहा होता है ना। अगर गाड़ी बनानी है तो उसके तो पार्ट्स हैं और उसकी ऑलरेडी R&D पीछे हो रही है, तो उसको मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा फैशन और रिटेलिंग में मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है, जो आपकी कोर होती है, और वो मर्चेंडाइजिंग बेसिकली कमर्शियल के साथ भी लिंक है, कितने में ख़रीदना, कितने में बेचना, प्रोडक्ट आपको कितना मार्जिन दे के जा रहा होता है। सो वो आज का टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने उसके ऊपर इतनी ब्रीफिंग डाली नहीं, बट आई एम होपफुल कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियरेंस मिली होगी दैट हाउ रिटेल एंड मर्चेंडाइजिंग वर्क्स। जी जी, हम कहते हैं सर जी बिजनेस बड़े सैचुरेट हो गए, बड़े कंपटीशन, अगर हम पोर्टल के 5 कोर्सेज देखें तो न्यू एंट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, सब्सिट्यूट भी बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन में राइवलरी बहुत ज़्यादा है, तो सर अपना सर्वाइवल की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? सर सर्वाइवल की स्ट्रेटजी है हेड ऑन कंपटीशन। अगर आप कंपटीशन के अंदर एफर्ट नहीं मारेंगे आप सर्वाइव नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है कि यार मेरे बारे में नहीं है तो इससे पहले नुकसान करें, खुद ही पीछे हट जाएं। कंपटीशन में ही काम करने का मज़ा आएगा। अगर कंपटीशन देखें हेड ऑन नहीं कर रहे, आप अपनी पॉलिसी के साथ हैं, वो पॉलिसी से कस्टमर आप पे ड्राइव नहीं हो रहा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू थिंक कि आपके मॉडल में कहाँ गलती है। अगर गलती नहीं है तो आप कौन सी चीज़ें नहीं कर रहे जो करने से आप बेहतर कर सकते हैं। एनीथिंग मोर सर? सर ये जो प्राइवेट लेवल कंपनी है, ये जो आप प्रोडक्ट लेते हैं आपके,
इसके भी कोई बैचेस वगैरह या कोई रिकॉर्ड? हर चीज़ प्राइवेट लेबल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। जिस मैन्युफैक्चरर से बनेगी उसका बैच, प्रोडक्ट टेस्टिंग, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बैच को ट्रेस करते हैं पीछे जाके, वो मेंटेन करता है। वो नहीं करेगा तो वो अगले साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता हमारे साथ। उसने मेंटेन नहीं किया, ये नहीं हो सकता। हर 3 महीने बाद टेस्टिंग होगी प्रोडक्ट की, वो कर ही नहीं। ये इस तरह जब प्रोडक्ट रिलीज होगी उसको प्रोडक्ट रिलीज फॉर्म भेजना है, उसके ऊपर बैच नंबर लिखा हुआ है, वो नहीं करेगा हम ही काम बंद कर देंगे उसके साथ यार। दैट इज द रीजन प्राइवेट लेबल इज देयर, और दैट इज द रीजन उस पर हमारा कंट्रोल रहता है। कारफोर का प्राइवेट लेबल, कारफोर का 3 प्राइवेट लेबल हैं, एक माई चॉइस के नाम से दैट इज प्राइस एंट्री, एक एम कारफोर के नाम से दैट इज प्रीमियम, और एक एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव के अंदर हम इस तरह काम करते हैं कि कोई ऐसा ब्रांड जो मार्केट में ना मिल रहा हो और सप्लायर हमें हमारा बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए दे, हम उसको टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट करके अगर वो ठीक होता है तो हम उसको कन्वर्जन कर देते हैं। अच्छा, एज अ कंज्यूमर अगर मैं देखूं तो मेरा क्यों इंटरेस्ट बनता कारफोर या मेट्रो का फाइन है जी जी, उनके ब्रांड को परचेज करना। आप लोगों को ये होता है पता नहीं यार ये चीज़ अच्छी है नहीं अच्छी है, ठीक है ना, नाउन भी नहीं, फेमस भी नहीं इतनी नाउन भी नहीं है आपको। नहीं, वो इसलिए नॉन नहीं होता, देखें वो सिर्फ और सिर्फ विद इन द स्टोरी होगा, वो आपको जगह जगह मार्केटिंग। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखें कि जब आप प्राइस को डिफरेंस करेंगे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। नहीं वो ठीक है, देखें सोर्सिंग की भी तो बात है ना, आपने पता नहीं कहाँ सोर्स किया। यही तो मैं आपको बात उनको क्लियर कर रहा था, पता नहीं कहाँ से नहीं। प्राइवेट लेबल के लिए सबसे प्रॉब्लम होता है कि बेहतर सोर्स से प्रोडक्ट को ओरिजिनेट किया जाए। अगर वो एग्जाम्पल देते हैं, नहीं, मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहे, कंज्यूमर सोचेगा। कंज्यूमर का जो वेरिएशन होती है ना या ट्रेड ऑफ होता है एट दैट मोमेंट पे प्राइस होता है। पहली बात कोई बंदा कहता नहीं यार मेरे लिए प्राइस मैटर नहीं करता, उसके लिए प्राइवेट लेबल बनता भी नहीं, आपको मैं पहले बात बता दूं। लेकिन जब आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ यार ये मुझे लेना चाहिए था कि ये नहीं लेना चाहिए था। एक बार वो प्राइस से लेके जाएगा, ये मैं आपको भी बता देता हूँ। हम लोगों ने जब सर्विस करवाए ना तो ये बड़ा क्लियर एविडेंट हुआ, और आजकल पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट लेबल ज़्यादा बिकता है फॉर योर रीज़न, मल्टीपल रीज़न, परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। इसकी प्राइस कैसे सेट करते हैं? प्राइस सेट करते हैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एंट्री प्राइस है तो सबसे सस्ता होगा, और सबसे सस्ता होगा तो डोंट एक्सपेक्ट टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी। दूसरा, अगर वो अपना प्रीमियम ब्रांड दे रहे होते हैं, ठीक है, मैं आपके सवाल पे भी खत्म नहीं हुआ, मैं आई विल कम बैक टू यू। जो वो प्रीमियम ब्रांड दे रहे होते हैं तो लीडर से 10% सस्ता होता है, 10%, कमोडिटी में 5% और 10% वैसे। जो क्वेश्चन इन्होंने किया कि हमारा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बनता, जब क्योंकि एक तो बात ये कि हम उसको एक्सटर्नल एडवर्टाइज नहीं करते, बहुत कम करते हैं, साल में एक बार करते होंगे, तो इसलिए नहीं तो पेप्सी कोक की कंपनीज बंद हो जाती है ना, वो तो बार बार रेजोनेंस करते हैं, बार बार आपको ऐड भी दिखाते हैं, हर चीज़ करते हैं, ये कंपनीज नहीं करती। ये कंपनीज क्या काम करती हैं, इनके जो सोर्सेज होते हैं ना बैक एंड में, एग्जांपल देता हूँ, इन्होंने अगर फ्रोजन बनवाया है तो डोंट एक्सपेक्ट कि ये अपने घर से बनवा रहे होंगे। फ्रोजन बनाने वाली 4 ही कंपनीज हैं पाकिस्तान में बड़ी, केएनएन, सबरोसो, मेन्यू, बिग बर्ड या एक और 2, उधर से ही बनवा रहे होंगे, क्योंकि उसके लिए सबसे पॉइंट ऑफ व्यू जो एक साहब वो बात कर रहे थे सप्लाई चेन, फ्रोजन -18 पे ट्रैवल होता है, अगर उसको -18 से नीचे रखें तो उसको थॉ खराब हो जाएगा वो, तो वो आप लें या ना लें वो रिटेलर के पास ही उसको पड़ गया। तो उसके लिए प्राइवेट लेबल वहाँ से बनाना कन्वीनियंट होता है जहाँ से वो अपने क्वालिटी बेंचमार्क्स को मेंटेन कर सके। एक और बात, हार्पिक, आपको क्या लगता है हार्पिक कहाँ बन रहा होगा? जस्ट फॉर शेखुपुरा में, निमर केमिकल्स में। मोर्टिन कहाँ बन रहा है? पहले इंपोर्ट हो रहा था, अब कहाँ बन रहा है? निमर केमिकल्स में। तो वो भी अपने घर से नहीं बना रहे। मैं आपको बताऊं पावर क्या है, पावर ऑफ ब्रांडिंग। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा क्या है ना कि बिल्कुल फॉर्मूले होते हैं, स्पेसिफिकेशन, हर चीज़ की स्पेसिफिकेशंस होती हैं। इसी जो पोस्टिंग निकल रही होती है हम कहते हैं ना कि 7.5 से मल्टीप्लाई करके बेचते हैं। एफएमसीजी में ऐसे नहीं हो सकता। एफएमसीजी इज इंटायरली फर्क, वो मैं फैशन की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट लेवल में कोई फॉर्मूला नहीं है। प्राइवेट लेवल में फॉर्मूला यही है कि बेहतर सोर्सिंग करना है। अगर आप 27% फ्रोजन में बना रहे हैं, प्राइवेट लेवल आपको 29% नहीं बना के देता और प्राइस कम नहीं करता, तो प्राइवेट लेवल बनाने का वहाँ फ़ायदा नहीं। सोर्सिंग में हमें एक कॉस्ट पड़ रही है 200, तो हम उसकी प्राइस को सेट करेंगे। डिपेंड करता है ना आपको, आपने कितने पे बेचना है और मार्जिन क्या कमाना है।
प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कैटेगरी टू कैटेगरी ये चीज़ें वेरी करती हैं। आपने कंपटीशन भी देखा? आपके सबसे पहले आपकी प्राइस सेट करने से पहले आप कंपटीशन देखते हैं कि यार वो कितने में बेच रहे हैं। कस्टमर बहुत सियाना है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। वो एक बार दो बार जाता है, जिस तरह इन्होंने बात की ना, मैं पहले मेट्रो में होता था, आई वर्कड इन मेट्रो फॉर 6 years। मैं कहता यार प्राइवेट लेबल मुझे क्या ज़रूरत है खरीदने की। सेम आपके वाला पॉइंट, ठीक है। जब आप इस्तेमाल करेंगे ना प्रोडक्ट लेके, आपको तब समझ में आएगी कि वेदर इट्स अ गुड ट्रेड ऑफ और अ लाइट ट्रेड ऑफ। इफ इट इज़ नॉट अ गुड ट्रेड ऑफ, यू विल कीप टू ब्रांड्स। और एग्जांपल देते हैं आपके दिमाग को क्लियर करने के लिए। कुकिंग ऑयल, कारफोर में एक ब्रांड है आगाज के नाम से। दैट आगाज इज एक्सक्लूसिव, वो आपको नहीं मिलेगा लेफ्ट राइट पेटी वाले फॉर्मेट में। मेट्रो में एक ब्रांड है ओके, कारफोर में एक ब्रांड है आगाज। आगाज इफ्को से ही बन के आ रहा है, इफ्को टॉप ऑफ द लाइन कंपनी है, तो वो पैरामीटर्स गलत नहीं कर सकती। 2 साल मुझे हो गए हैं, वी हैव वर्कड विद देम, वी हैवंट गॉट अ सिंगल कंप्लेंट, सिंगल। मेट्रो ओके जब बना था 3 बार प्रॉब्लम्स आई। हम जब वेंडर को देख के आए तो हम लोगों को ठीक करा के फिर अब कुछ किया। लोग क्यों लेके जाते हैं वो 2 ब्रांड्स? सस्ते हैं फ्लोर से, डालडा से सस्ता है, प्रोडक्ट वही है। जिसने डालडा लेना है ना, वो कोई और ब्रांड नहीं लेगा। सिंपल सिंपल, जिसने डालडा लेना है ना, वो कोई और ब्रांड नहीं लेगा, चाहे 5000 की पेटी कर दे। डालडा प्राइवेट लेबल करता है? डालडा प्राइवेट लेबल नहीं करता। डालडा के पास अपना ब्रांड देने के लिए बहुत है। अब जो कंपनीज कर रही होती हैं वो क्यों कर रही है? 2 चीज़ें होती हैं। अगर एक कंपनी प्राइवेट लेबल कर रही है, जिस तरह मेट्रो ओके है, उसका अपना जो ब्रांड है वो सारा ट्रेडिंग में बिकता है। उनके अपने प्लांट की पूरी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही होती। डालडा का तो माल सारा बिका हुआ है, तो क्या ज़रूरत है प्राइवेट लेबल बनाने की? यूनिलीवर से आप जाके बात करके आए ना, या कोलगेट पामोलिव से कि मुझे टूथपेस्ट बनानी है, वो नहीं बनाएंगे। इसलिए टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज कभी भी प्राइवेट लेबल नहीं बनाती, क्योंकि वो अपने मार्जिन्स डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। अगर उनके पास कैपेसिटी ना आप मेरी बात पूरी समझें, अगर उनके पास कैपेसिटी है भी ना, वो तब भी नहीं आपको देंगे। उसका रीज़न है वो अपने मार्जिन्स नहीं तो डिस्क्लोज करना पड़ेंगे उनको, और वो नहीं करना चाहते। ठीक है, अब यही है जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। नहीं, आप बात समझें। आप चीज़ों को ले रहे हैं टॉप ऑफ द लाइन को। मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। टॉप ऑफ द लाइन जब आप चीज़ लेते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि डालडा ही टॉप ऑफ द लाइन बना रहा है, सूफी भी टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट बना रहा है, इफ्को भी बना रहा है, हबीब टॉप ऑफ द लाइन नहीं बना रहा। सूफी, इफ्को, ये टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट बना रहे हैं। आप प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स पर डिसाइड करें। एक और बात, 50 साल का ट्रस्ट आप 1 साल में नहीं गेन कर सकते। सिंपल, इट्स नॉट एट ऑल अ डिसीजन ऑफ कि हाँ यार ये चीज़ें ठीक नहीं है तो ये चीज़ें ठीक नहीं। अगर एक बंदे ने ज़हन बना लिया ना वो ठीक नहीं है, तो जो मर्जी कर लें, उसका ज़हन नहीं चेंज हो सकता। ज़हन तब चेंज होगा जब वो एक बार प्रोडक्ट को लेके चेक करेगा, ठीक है ना। मैं आज भी मेट्रो से जाके फ्रोजन फ्राइज लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो हॉलैंड से इंपोर्ट हो रहे हैं। कौन से ब्रांड? मेट्रो शेफ, मुझे पता है, मैं मेट्रो छोड़ गया हूँ, बट मैं आज भी जाके लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो फार्म फ्राइड से हॉलैंड से इंपोर्ट हो रहे हैं। वो नहीं आ रहे थे पीछे क्योंकि फ्रोजन फ्राइज बैन हो गए थे, फाइन, लेकिन मुझे ये पता है कि वो ओरिजिनेटेड कहाँ से है। आज भी हम आपको ये बताने में मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि आप जो मैकडॉनल्ड्स और केएफसी पे इंपोर्टेड फ्राइज खाते थे, अब यहाँ लोकल कंपनी बना के दे रही है। लैम वेस्टर्न शूस्ट्रिंग वगैरह सब खत्म। केएफसी में स्टार्टिंग में लैम वेस्टर्न शूस्ट्रिंग ही चल रहा है। लैम वेस्टर्न फार्म फ्राइड से ही बन रहा है, हॉलैंड से, अब बंद हो गया हुआ है। तो अब ओपा और 3 प्लांट लाओ पाकिस्तान में और हैं, वो इनको सर्व कर रहे हैं और आप वही खा रहे हैं, और हम कहते हैं वो इम्पोर्टेड है। एक ब्रीड आई है उसके अंदर पतले, जो फ्रोजन इस टाइम आप देख रहे हैं मैकडॉनल्ड्स में पतले से, वो सिर्फ 3 महीने के लिए आलू लगते हैं। अगर ये चीज़ें सर समझ जाती हैं प्राइवेट लेवल में, हमने कहाँ से ओरिजिनेट करके लेके आना है। मैं अभी लास्ट वीक कराची में था, तो मैंने 5-7 प्लांट देखे कैचअप एंड सॉसेस के। हम तो सिर्फ 4 ब्रांड जानते हैं, शंग्रीला, नेशनल, डिपेट, उसके अलावा हाँ बेक पार्लर, शिजान। इतनी कंपनीज आ रही हैं, आपकी सोच है। हम प्लांट देख के आते हैं, मेरी आंखों खुल जाती है। सो ये चीज़ प्राइवेट लेवल में हमें इंपॉर्टेंट होती है कि हम सोर्स अच्छा ढूंढें। ये बहुत मुश्किल काम है।